नमस्कार दोस्तों, द स्टूडेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम हमारा जो क्लास 10 का अध्याय सेकंड है, चैप्टर सेकंड संघवाद फेडरलिज्म के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसमें हम इस वीडियो में आखिरी टॉपिक का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, भारत में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इसके पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से भारत में विकेंद्रीकरण काम करता है। एक संघीय व्यवस्था में जो 3 स्तर की सरकारें होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इसके बाद में एक स्थानीय स्वशासन होता है। तो उसको करने में किस तरह से प्रोसेस लगी, कैसे राज्य सरकार के बाद में भी एक शासन व्यवस्था की और आवश्यकता पड़ी, क्योंकि इतने बड़े शहर, इतने बड़े देश में, इतने बड़े बड़े राज्यों के संगठन में बोल सकते हैं आखिरी सीमा तक जो एक छोटे वर्ग का व्यक्ति है, जो एक ग्रामीण शहर है, एक ऐसा इलाका जहाँ पर सरकार की पहुँच नहीं होती है, वहाँ पर भी लोगों की आवाज़ को सुनने के लिए एक तीसरे लेवल की भी सरकार का गठन किया जाता है। तो वही भारत का विकेंद्रीकरण होता है, जब केंद्र और राज्य की सरकार को दे दिया जाता है। इसके बारे में हमने पढ़ा, किस तरह से इसकी सोच बनी, किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ, ये हमने पढ़ा। इस वीडियो में हम ग्राम पंचायत, जो ग्रामीण शासन व्यवस्था होती है और जो शहरी शासन व्यवस्था होती है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो तीसरे स्तर की सरकार होती है वो ग्रामीण और शहरी स्तर पर काम कैसे करती है, इनके चुनाव, इनकी जो संगठन है वो किस तरह से बनते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्थानीय शासन व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 तरह की शासन व्यवस्थाएं आती हैं। पहला है ग्रामीण शासन व्यवस्था अथवा पंचायती राज, जिसमें हम गांवों में जिस तरह की शासन व्यवस्था चलती है, जिस तरह से तीसरे स्तर की शासन व्यवस्था चलती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम पंचायती राज व्यवस्था भी कहते हैं, जिसमें ग्राम स्तर पर सरकारें बनाई जाती हैं। सेकंड होगा हमारा शहरी शासन व्यवस्था, जिसमें शहरों में किस तरह से सरकारें बनाई जाती हैं, तीसरे स्तर की किस तरह से प्रतिनिधि निर्वाचित किए जाते हैं, और एक अपने स्तर की शहर में पर्सनल लेवल की जो सरकार बनती है, जो शासन व्यवस्था बनती है, जिसे हम नगर पालिकाएं भी कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप भी अगर किसी शहर में रह रहे हैं तो या तो वो नगर पालिका होगा या फिर वो नगर निगम कहलाएगा। अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं तो या तो वो एक पंचायत समिति होगा वो, या फिर एक ग्राम पंचायत होगा। तो इस तरह से अलग अलग जो चीज़ें हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रामीण शासन व्यवस्था क्या होती है, ग्रामीण शासन व्यवस्था में चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, चीज़ें कैसे चलती हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रत्येक गाँव में, कुछ राज्यों में ग्राम समूह होते हैं और कुछ राज्यों में गांव होता है, ठीक है। तो प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि किस तरह से ग्राम पंचायत बनती है, किस तरह से ग्राम पंचायत के काम होते हैं। अगर आप सिटी में रहते हैं तो आपको नगर पालिका, नगर निगम के बारे में पता होगा। तो जिन लोगों को जिन एरिया के बारे में नहीं पता है, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इस बुक में इस टॉपिक को डालने का मोटिव यही है कि आप जहाँ रह रहे हैं, एक तो आपको वहाँ की जानकारी होनी चाहिए, दूसरा आप अगर जहाँ नहीं रह रहे वहाँ की भी शासन व्यवस्थाओं की, वहाँ की भी प्रोसेस, वहाँ की भी चीज़ों की आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आपका ये अपना देश है। तो इसमें होता क्या है, यह एक परिषद होती है जिसमें वार्ड पंच होते हैं, जिन्हें पंच भी कहा जाता है, तथा एक अध्यक्ष जिसे प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इसको एक डायग्राम या एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ये गांव है और इसमें छोटे इलाके हैं। गांव में भी छोटे इलाके होते हैं। कुछ घरों को मिलाकर वार्ड बनाए जाते हैं। वार्ड के द्वारा, जैसे कि वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 6, ऐसे अलग अलग पूरे गाँव तो बड़ा होता है, एक स्थान पर गाँव नहीं होता है, गाँव फैला हुआ रहता है। तो उस क्षेत्र को ध्यान पर रखते हुए अलग अलग वार्ड बनाए जाते हैं और जिस क्षेत्र में जो नंबर दिया हुआ रहता है उसी क्षेत्र में वो वार्ड नंबर कहलाएगा और वहाँ के लोग उस वार्ड में आते हैं। तो वार्ड पंच बनाए जाते हैं। वार्ड पंच के बाद में वो सारे वार्ड पंच मिलकर एक सरपंच को चुनते हैं, एक अध्यक्ष को चुनते हैं। जैसे सारे सांसद जाकर प्रधानमंत्री चुनते हैं, सारे विधायक जाकर मुख्यमंत्री चुनते हैं, वैसे ही सारे वार्ड पंच मिलकर एक प्रधान या एक सरपंच को चुनते हैं। इनका चुनाव गाँव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग चुनाव के जरिए करते हैं। अभी जैसे कि गांव है, उस गांव में जितने भी लोग रह रहे होते हैं वो चुनाव में जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जो लोकसभा के चुनाव, जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, इसी तरह से गाँवों में भी चुनाव कंडक्ट होते हैं। जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं, वैसे ही गाँवों में भी ग्राम पंचायत के चुनाव कंडक्ट होते हैं। बाकायदा वहाँ पर वोटिंग होती है, काउंटिंग की जाती है और प्रचार वगैरह सब किया जाता है। तो वोट डालने वाले कौन होते हैं? जो लोकसभा विधानसभा में वोट डालते हैं 18 साल के ऊपर के लोग, वही वयस्क लोग ग्राम पंचायत के चुनाव में भी हिस्सा लेते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था होती है। कौन सी? ग्राम पंचायत जो संस्था होती है, जो ग्राम पंचायत होती है, वो पूरे गांव के फैसले लेती है। सदस्य मिलकर, वार्ड पंच मिलकर, सरपंच मिलकर फैसले लेता है, बड़े बड़े जो विवादों को निपटारा करता है।
पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। अब ग्राम सभा क्या होती है? देखिए, जैसे कि हमारे देश में जो सरकार बनती है, मंत्रिमंडल बनता है, उस मंत्रिमंडल पर कंट्रोल करने वाला कौन होता है? संसद। संसद के सभी जो विधायक वगैरह जो होते हैं, सांसद वगैरह, संसद में सांसद वगैरह जितने भी होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, क्वेश्चनिंग वगैरह सब करते हैं। तो वैसे ही अगर हम गांव के स्तर की बात करते हैं, ग्रामीण लेवल पर बात करते हैं, तो ग्राम सभा एक होती है। ग्राम सभा में वे सारे लोग होते हैं जो बड़े बड़े जो समझदार लोग होते हैं, जिन्होंने चुनाव में तो हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन वो गांव के एक बड़े बोल सकते हैं बुजुर्ग के रूप में, हो सकते हैं पदवी के रूप में, तो उन्हें माना जाता है। तो जितने भी सदस्य होते हैं वो एक साथ बैठते हैं, वही ग्राम सभा होती है। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि सारी पावर आप वहाँ उनको नहीं दे सकते, तो क्योंकि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो हमारे कंट्रोलर नहीं है। तो इसलिए ग्राम सभा एक ऐसी ही संस्था होती है जिसमें सारे वोटर्स, मतलब कि गांव के सारे जो लोग होते हैं वही ग्राम सभा के रूप में होते हैं, और वही लोग उनकी कामों की निगरानी करते हैं। जो सरपंच होते हैं, जो वार्ड पंच होते हैं, उनके कामों की निगरानी ग्राम सभा के लोग करते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट प्राप्त करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 से 3 बार बैठक करनी होती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे संसद में, जैसे हमारे विधानसभा में वो होता है, सेशन होते हैं कि सत्र होते हैं, कि शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र निकाला गया और बैठक की गई, प्रश्नकाल वगैरह हुआ। तो वैसे ही ग्राम पंचायत में भी ग्राम सभा बैठाई जाती है। उस ग्राम सभा में सारे लोग आते हैं और सारे लोग आकर समीक्षाएं लेते हैं कि किस तरह से हमारा पैसा, हमारा जो आर्थिक, हमारा जो वित्त है वो कहाँ कहाँ पर खर्चा हुआ, किन किन चीज़ों को करने में ये सारी चीज़ें करवाई गई। ठीक है, तो जो ग्राम सभा होती है, ऐसा समझ लीजिए कि जो सांसदों का जो ग्रुप होता है ना, वो कंट्रोल करता है जैसे मंत्रिपरिषद को, वैसे ही ग्राम सभा जो होती है, वहाँ के जो गांव के लोग होते हैं वो बेसिकली सरपंच और वार्ड पंच के कामों की समीक्षाएं करते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका गठन क्या होता है? जो ग्रामीण शासन व्यवस्था होती है उसका गठन 3 स्तर पर होता है। सबसे पहला होता है, सबसे ऊपर स्तर की बात करते हैं तो जिला परिषद, ये जिला स्तर पर होता है, जहाँ पर ग्राम समूह के सबसे बड़ी इकाई होती है। ये किससे बना होता है? ये पंचायत समितियों से बना होता है। आपने सुना होगा। देखिए, सबसे हम लो से चलते हैं, लो से शुरू करते हैं। तो पहले सबसे लो लेवल पर ग्राम पंचायत होती है, जो कि हर गांव में होती है। हर गांव में ग्राम पंचायत होती है। वो ग्राम पंचायत में चुनाव करवाए जाते हैं, सरपंच वगैरह होते हैं। अब इस एरिया में ये इतने सारे छोटे छोटे गांव हैं जो कि ग्राम पंचायत है। इन सभी ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत समिति बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? पंचायत समिति बनाई जाएगी, जिसे हम प्रखंड भी कहते हैं, जिसे हम यहाँ मंडल समिति भी कहते हैं। फिर पंचायत समितियों से मिलकर जिला परिषद का गठन होता है, जो कि जिला स्तर पर होता है। मतलब कि एक जिले में जितने भी गांव हैं उन गांवों को, उन पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद, बहुत ही बड़ी संस्था होती है, बहुत ही बड़ी बोल सकते हैं व्यवस्था होती है। तो इस तरह से व्यवस्थाएं 3 स्तर पर चलती हैं, ग्रामीण शासन व्यवस्था। आगे चलते हैं, इसका ढांचा क्या है, इसको बेसिकली हम डिस्कस करते हैं। ग्राम पंचायत होता है, हमने पढ़ा ग्राम पंचायत में किस तरह से चुनाव होते हैं, वार्ड पंच होते हैं, सरपंच होते हैं। ये जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायतें मिलकर क्या बनाती हैं? पंचायत समिति बनाती हैं। जैसे कि मान लीजिए एक पंचायत समिति है जिसमें बोल सकते हैं 40-50 गांव आते हैं। तो सारे 40-50 गांवों के जो सरपंच वगैरह जो होते हैं, सरपंच अध्यक्ष मिलकर ही क्या बनाते हैं? पंचायत समिति को बनाते हैं। जैसे हम या तो प्रखंड भी कहते हैं या फिर हम इसे मंडल समिति भी कहते हैं, प्रखंड समिति भी कहते हैं। और सारी पंचायतों, अब पंचायत समिति है, पंचायत समिति में एक प्रतिनिधि बनाया जाता है। अब वो एक प्रतिनिधि और बाकी सारे मिलकर क्या बनाते हैं? जिला परिषद का गठन करते हैं। तो बेसिकली बात ये होती है, एक प्रतिनिधि से एक समूह बना, उस समूह से फिर निकलकर लोग आगे गए, तो धीरे धीरे एक पिरामिड बनता जाता है। अभी काम कैसे करता है? तो कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है, तथा इसे मंडल अथवा प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एक गांव में जैसे कि एक पंचायत समिति में 10-15 गांव, 20 गांव होते हो, तो उन सभी गांवों को मिलाकर एक पंचायत समिति बनाई जाएगी। इसके बाद क्या होगा? इसके सदस्यों का चुनाव इस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। अब इनके सदस्यों का चुनाव कौन करता है? जैसे कि पंचायत सदस्य बना, सारे पंचायतों को मिला लिया गया, उस पंचायतों के सदस्यों को मिलाकर ही डिसाइड करते हैं बैठकर कि इस पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होगा, ये कौन होगा, इस पद पर किसे बैठाया जाएगा। इस तरह से डिस्कशन चलती है। जैसे हमारे बड़े लेवल पर, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर जैसी चर्चाएं चलती हैं, वैसे ही छोटे स्तर पर। देखिए, यहाँ पर मोटिव ये था कि छोटे लोगों को पता चले, लेकिन जो लोग केंद्र से जुड़े नहीं हैं, जो लोग सिरे से सरकार से नहीं जुड़े हैं, उन्हें भी ये पता चले कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, ये शासन कैसे चलता है। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। ये हमने पढ़ा था। ग्राम पंचायतों से पंचायत समिति,
पंचायत समितियों से मिलाकर क्या बनता है, जिला परिषद बनती है। आपको क्लियर है, ये बहुत ईजी आपको याद रखना है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। अब जिला परिषद की हम बात करते हैं तो कुछ सदस्यों को चुना जाता है और कुछ सदस्यों को इलेक्ट, मतलब कुछ सदस्यों को तो ऐसे ही ले लिया जाता है और कुछ सदस्यों का चुनाव होता है कि भाई इस परिषद में ये, क्योंकि एक जिला होता है, एक जिले में बहुत सारे गांव होते हैं, बहुत सारी पंचायत समितियां होती हैं, तो उन सभी पंचायत समितियों को मिलाकर एक गठन बनाया जा रहा है, एक संस्था बनाई जा रही है। तो फॉर श्योर वो संस्था बड़ी होगी। तो उस बड़ी संस्था में कौन कौन से सदस्य अपना कार्यभार देखेंगे, इसके लिए चुनाव करवाया जाता है। इसके लिए देखा जाता है कि कौन कौन से सदस्य एबल हैं, कौन कौन लोग किन को देखना चाहते हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में। जिला परिषद में उस जिले के चुने गए संसद, विधायक, जिला स्तर की कुछ संस्थाओं के कुछ अधिकारी के सदस्य के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि सदस्यों का चुनाव तो होता ही है, लेकिन साथ में कुछ ऐसे सदस्य भी होते हैं। देखिए, सिर्फ सदस्यों को रखने का मतलब नहीं होता है, कुछ बड़े स्तर के लोगों को भी रखना आवश्यक होता है, ताकि बात अगर आगे पहुंचानी हो राज्य स्तर सरकार तक, केंद्र सरकार तक, तो वो बात भी वहां तक पहुंच सके। तो इसलिए चुनाव करने के बाद जो सदस्य होते हैं उनके साथ साथ ही कुछ ऐसे विधायक जो राज्य स्तर पर लोकसभा में इलेक्टेड हो उस एरिया से, और सांसदों को भी रखा जाता है, ताकि एक बोलता है ना, गठन बना रहे, चीज़ों क्या मैसअप नहीं हो जाए, चीज़ें सारी मिक्स नहीं हो जाए। इसलिए इन लोगों को साथ ही जिला स्तर की कुछ संस्थाओं के कुछ अधिकारी से, हमारा मतलब यहाँ पर डीएम, कलेक्टर से होता है, और पुलिस विभाग के कुछ अधिकारी, इन सब से भी हमारा मतलब है जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं उनके भी अधिकारियों को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? किसी तरह की विवाद की स्थिति में हो सकता है वो लोग किसी तरह का गलत फैसला ले रहे हो, या उन लोगों को किसी तरह की राय की आवश्यकता हो, मार्ग की आवश्यकता हो, तो इस स्थिति में वो मदद कर सकते हैं। तो अब जिला परिषद का जो प्रधान होता है वो जिला परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है, या जो मुखिया जो होता है। अब जिला परिषद का मुखिया कौन होता है? तो वो जिला परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। याद रखिएगा, न सांसद मुखिया होता है, न विधायक मुखिया होता है, ये सारे सदस्य होते हैं, अधिकारी गण भी सदस्य होते हैं, लेकिन मुखिया कौन होता है? जैसे हमने पढ़ा राज्य केंद्र स्तर पर मुख्यमंत्री चुना जाता है, वो चुना हुआ व्यक्ति ही प्रधान कहलाता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। वैसे ही यहाँ पर भी चुना हुआ व्यक्ति ही राजनीतिक प्रधान होगा। जो मुखिया होगा वो राजनीतिक रूप से जो चुना गया है उसे ही बनाया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। अब अपने यहाँ तक पढ़ लिया ग्रामीण व्यवस्था के बारे में कि ग्रामीण व्यवस्था कैसे वर्क करती है, कैसे आगे चलती है। अब हम शहरी व्यवस्था के बारे में चलते हैं। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला तो होता है नगर पालिका, और दूसरा है नगर निगम। ठीक है, नगर पालिका छोटे स्तर पर होती है, नगर निगम बड़े स्तर पर होता है। शहरों के लिए स्थानीय शासन व्यवस्था होती है, जिसमें शहरों में नगर पालिकाएं होती हैं। नगर पालिका जब 1 लाख से कम जनसंख्या होती है किसी शहर की, तो उसे नगर पालिका की श्रेणी में रखा जाता है। नगर परिषद भी होती है, फिर नगर पालिका भी होती है, फिर नगर निगम भी होती है। तो 3 बहुत सारे स्तर की होती है वो जनसंख्या के। देखिए, इसमें पैरामीटर्स होते हैं। आप पूछेंगे कि किस तरह से आपने बता दिया कि ये नगर पालिका, ये नगर निगम है। पंचायतों में तो सब एक जैसा है, लेकिन यहाँ पर कैसे डिसाइड होता है? पहले तो हम देखते हैं जनसंख्या। पहली चीज़ हम देखते हैं कि उस शहर की जनसंख्या क्या है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि वहाँ का घनत्व क्या है, कि कितने किलोमीटर स्क्वायर में, घनत्व के बारे में आपको पता ही होगा, तो कितने किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं, डेंसिटी कितनी है। तीसरी चीज़ देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय, लोग कितना कमा रहे हैं, लोग कितना अर्न कर रहे हैं वहाँ पर। एक और फोर्थ चीज़ होती है कि प्रति व्यक्ति टैक्स कितना मिल रहा है, प्रति व्यक्ति राजस्व कितना प्राप्त हो रहा है सरकार को। इन सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए किसी शहरी क्षेत्र को नगर पालिका, नगर निगम इत्यादि की श्रेणी में रखा जाता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। जैसा कि हमने पंचायत समिति स्तर पर पढ़ा, ग्राम पंचायत स्तर पर पढ़ा, तो इसी तरह से नगर पालिका और नगर निगम में भी जो काम होते हैं सारे वो चुने हुए लोग करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ग्राम पंचायत में चुनाव होते हैं, इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, वैसे ही नगर पालिका और नगर निगम से इलाकों में भी क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, चुनाव करवाए जाते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। जैसा कि हमने पिछले पढ़ा, जिला परिषद के जो प्रमुख होते हैं वो जिला परिषद के राजनीतिक प्रमुख होते हैं, प्रधान जो होते हैं। वैसे ही नगर पालिका की और नगर निगम इत्यादि की बात करते हैं तो राजनीतिक प्रधान कौन होते हैं? जो चुने हुए रहते हैं। इलेक्टेड में से ही हमें मुखिया को चुना जाता है। शहरों में भी अधिकारी वगैरह रहते हैं, लेकिन वो मुखिया नहीं कहलाते। वो साथ में बोलते हैं ना, कामकाज के साथ में एक बोलते हैं समिति बनाने के लिए होते हैं, वो कामकाज को चलाने के लिए होते हैं। और लास्ट में नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहा जाता है। नगर पालिका में तो उसे नगर पालिका प्रमुख कहा जाता है, लेकिन नगर निगम के अगर रेफरेंस में बात करूं अगर मैं, तो नगर निगम का जो मुखिया होता है इसे हम क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। तो याद रखिए, अगर किसी सिटी का मेयर है, मेयर अगर वहाँ का प्रधान है, तो वो क्षेत्र क्या है? नगर निगम की श्रेणी में आता है। तो क्लियर यहाँ तक शहरी शासन व्यवस्था।
अब देखते हैं कि जो स्थानीय स्वशासी सरकारें बनाई गई उनकी उपलब्धियां क्या हैं, मतलब कि जो तीसरे स्तर की सरकार का गठन किया गया, तीसरे स्तर की व्यवस्था बनाई गई, अब उसकी उपलब्धियां क्या है, हमें क्या मिला ये सरकारों का गठन करके, ये व्यवस्था बनाकर। पहली चीज़, नगर पालिकाओं ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है पूरे देश में। इससे हम फ़ायदा क्या है, देखिए अभी हमने देखा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार पर लोग तो जाते तो हैं, लेकिन सब लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते। तो तीसरे स्तर की सरकार बनाने के बाद हुआ ये कि लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ा, लोगों को समझ आया कि शासन व्यवस्था किस तरह से काम करती है। 36 लाख लोग कम नहीं होते पूरे देश में जो जिन लोगों का चुनाव किया जाता है। तो 36 लाख लोगों का चुनाव हो रहा है, साथ में काम भी कर रहे हैं लोग, चुनाव वगैरह प्रचार वगैरह कर रहे हैं, लोगों को सिस्टम समझ में आ रहा है। जब लोगों को जो प्रक्रिया समझ में आती है तो लोग लोकतंत्र से जुड़ते हैं, लोग अपनी आवाज़ उठा पाते हैं, लोग भी कहीं ना कहीं प्रतिनिधि कर पाते हैं, राजनीति में लोग भी हिस्सा लेते हैं। इसका पहला ये फ़ायदा हुआ। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक ऊर्जा देने से हमारे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई। देखिए पहले राज्य स्तर पर बात होती थी, केंद्र स्तर पर जब शहर शहर ग्राम ग्राम जब राजनीतिक चर्चाएं होने लग गई, जब उनको अधिकार मिलने लग गए, जब संसाधन मिलने लग गए, तो एक तरह से लोकतंत्र मजबूत हुआ। पहले ग्रामीण स्तर के लोगों की बात नहीं सुनी जाती थी, अब ये व्यवस्था होने से उनकी बातें सुनी जा रही है, तो लोकतंत्र एक तरह से मजबूत हुआ। इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को मजबूत किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हमने देखा था कि 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। तो महिलाओं की स्थिति जहाँ पर नहीं थी, नगण्य थी, जहाँ पर महिलाओं का लोकतंत्र में बढ़ावा नहीं था, भागीदारी नहीं थी, उसी जगह जब तीसरे स्तर की सरकार बनाई गई तो जो आरक्षण दिया गया 33% का, उससे महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। अब यहाँ पर हमने बात कर लिया हमको मिला क्या इस व्यवस्था के बारे में। अब देखते हैं कि इसके प्रोग्रेस में आगे हमारे सामने चुनौतियाँ क्या हैं। 4 मुख्य चुनौतियाँ हैं, आपको याद रखना है, प्रश्न भी पूछा जा सकता है। पहला है कि पंचायतों के चुनाव तो नियमित होते हैं परंतु ग्राम सभा नियमित रूप से नहीं होती। हमने पढ़ा था कि चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद में ग्राम सभा जो होती है वो साल में 2-3 बार ग्राम सभा लेती है, मीटिंग लेती है। लेकिन क्या व्यवहारिक रूप से ऐसा है? तो जी नहीं। आप कहीं कहीं हो सकता है कि ग्राम सभाएं होती होंगी, लेकिन अधिकतर 95% जो गांव है वहाँ पर ये नहीं होता है। चुनाव कंडक्ट होते हैं, सदस्य को चुना जाता है, लेकिन ग्राम सभाएं नहीं कंडक्ट की जाती हैं लोगों के प्रति, क्योंकि जागरूकता नहीं है। लोग पूछना नहीं चाहते हैं, लोग सवाल नहीं करना चाहते हैं, लोग या तो डरते हैं या उन्हें पता नहीं है, 2 चीज़ें हो सकती हैं। तो इसे ठीक करना आवश्यक है, तभी लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ेगी। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए। अब क्योंकि ये राज्य सरकारों पर छोड़ा था कि आपको कितने अधिकार देने हैं, कितने संसाधन देने हैं, तो कुछ राज्य सरकारों ने तो अपने अधिकार संसाधन में बढ़ोतरी की, लेकिन कुछ सरकारों ने अपने अधिकारों को पर्याप्त रखा, जिससे उनको पूरी छूट नहीं मिल पा रही है तीसरे स्तर की सरकारों को अपना काम करने में, बढ़ने में। और साथ ही अधिकार के साथ ही पर्याप्त संसाधन भी नहीं दिए, तो वो अपना काम, अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से अभी काफ़ी दूर हैं। ये चुनौतियों को हमने सामना करना है। आने वाले समय और भी बदल सकता है, तो हमारे सामने और भी चुनौतियाँ और भी उपलब्धियाँ आने वाले समय में आ सकती हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर, सेकेंड चैप्टर जो है संघवाद, फेडरलिज्म, पूरा होता है। आपको इस वीडियो से या पूरे चैप्टर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक होकर। नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर 3 को शुरू करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।